नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आदिवासियों पर। दरअसल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी बहुल मात्रा में बहुतायत हैं और आदिवासियों के बिना ना तो कल्पना कर सकते छत्तीसगढ़ की, ना वहां की राजनीति की। और आज की बात करें तो पूरी राजनीति आदिवासियों पर अटकी हुई है। एक बार फिर सर्व आदिवासी समाज का हल्ला बोल कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी रैली निकाली जिसका नाम उन्होंने हुंकार रैली दिया है। 22 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने विधानसभा को भी घेरने की कोशिश की है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शासकीय पदों पर पदोन्नति को लेकर भी बात हो रही है, आरक्षण के लिए भी बात हो रही है, नक्सली समस्या का भी इसमें जिक्र हुआ है, अधिग्रहण के समय उचित मुआवजे की बात भी हो रही है और भूपेश बघेल सरकार से हर वर्ग नाराज है, यह आरोप लगाया है भाजपा ने। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इसमें हमारे जो मेहमान रहेंगे, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता और विनोद नागवंशी सचिव सर्व आदिवासी समाज, तीनों हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनवाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की क्या राय है। समस्या है जनजाति समाज के साथ में। आपने उस सिलगेर का घटना सुने होंगे, 3 लोगों को गोली मार दी गई। ये सरकार यूपी और कहां कहां जाकर के पैसा दे रही, लेकिन जिनको मार दिया गया निर्दोष थे, पुलिस ने गोली मारी, उनको 4 आना अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। यहां पर पेशा कानून बना दिया गया है, उस पर नियम अभी तक नहीं बने। सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, वो हो नहीं रहा है। ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए। ग्राम सभा के बिना वहां पर कोई आयोजन, कोई पुलिस का कार्यक्रम कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं बना है, उससे बच के निकल रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जनजातियों का है, इसमें लोहा निकल रहा है, इसमें कोयला निकल रहा है और हमारे अपने लोगों को उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। ऐसा कौन सा वर्ग है छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन नहीं कर रहा है? सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है, किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, यहाँ पर मजदूर आंदोलन कर रहा है, यहाँ पर संविदा कर्मचारी, डेली वेजेस कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा है, यहाँ पर रसोइया संघ आंदोलन कर रहा है, यहाँ पर मितानिन आंदोलन कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं हो। और ये आदिवासियों की बात करने वाली सरकार तो सबसे बड़ी आदिवासियों की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी विरोधी सरकार है। और इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है और वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। पेशा कानून को लागू करके आदिवासियों की मांगों के संदर्भ में पूर्व से ही सरकार का आदेश जारी किया जा चुका है। उसके बावजूद भी आदिवासी भाई लोगों की जो मांग है, हम लोग उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो हमने सुना कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, लेकिन इसके पहले किसान आंदोलन को लेकर भी किसान नाराज हैं। आदिवासी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मामला सरकार के खिलाफ एक तरह से जाता हुआ दिख रहा है। पूरे मुद्दे पर हमने कहा कि भाजपा की तरफ से हमारे साथ रहेंगे अनुराग अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह और सर्व आदिवासी समाज के सचिव विनोद नागवंशी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि भूपेश बघेल की सरकार सबका ध्यान रखने की कोशिश कर रही है? वो कह भी रहे हैं कि हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, हम आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं। आप लोग इतने नाराज क्यों? क्या बात है कि इतने खफा हो गए आप उनसे? 15 सालों से हम 22 सूत्री मांग के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सभी मुद्दा लगभग संवैधानिक है और उसी से मिलता जुलता नैसर्गिक अधिकार जो आदिवासी को मिलना चाहिए और ज्वलंत समस्याओं के लिए।
पूर्व में भी हमने बीजेपी सरकार में भी लगातार आंदोलन किया। उस आंदोलन में हमारे साथ सामाजिक आंदोलन में जो आज वर्तमान में विधायक मंत्री बने हैं वो भी हमारे साथ आंदोलन में रैली सभा में शामिल रहे। आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार के समय भी हम अपने अधिकारों से ठगे जा रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं। 19 जुलाई से लगातार ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, एसडीएम कलेक्टर के माध्यम से हमने सचिव मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सितंबर फिर अगस्त में चक्का जाम, रेल रोको तक आंदोलन किए। इसके पूर्व कर्मचारियों के साथ मिलकर विधानसभा घेराव का भी प्रयास हुआ। इतनी लगातार आंदोलन, चेतना, निवेदन के बाद भी जब बात नहीं बनी तो एक विचार और प्रस्ताव आया समाज में कि जहां हमारे 30 विधायक विधानसभा में बैठे हैं वो हमारी बात नहीं उठा पा रहे हैं, विपक्ष लोग हमारी बात नहीं उठा पा रहे हैं, तो विधानसभा घेराव का 14 मार्च को प्रस्ताव हुआ और हम अपने 23 सूत्री मांग को लेकर बार बार आवेदन निवेदन चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक देते रहे। जब कहीं कोई बात नहीं बनी, कोई सहानुभूति नहीं दिखाया, कोई पहल नहीं दिखाया, आदिवासी समाज हताश होकर आज रोड पर बस्तर से लेकर अपनी मांग को लेकर रायपुर तक आते हैं। न एसडीएम, न टीआई, न कोई विधायक, न मंत्री उनसे पूछता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपकी मांग क्या है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों का इस सरकार में या इस प्रदेश में कोई इज्जत ही नहीं रह गई या बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। पदोन्नति की बात करें, पदोन्नति में आरक्षण के लिए वर्तमान सरकार में अपना क्वांटिफाइड डाटा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया और साथ ही उन्होंने रिकमेंड किया कि आदिवासियों की रिक्तता को देखते हुए प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। लेकिन एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इधर अचानक अप्रत्याशित रूप से शिक्षा कर्मी सहित सभी विभागों में बहुत संख्या में प्रमोशन दिया गया जिसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। इसमें नुकसान यह होगा कि प्रदेश में तो 32 है, लेकिन कांकेर में 65%, दंतेवाड़ा में 85% का आरक्षण है वर्ग 3 वर्ग 4 में। अगर वहां भी आरक्षण का पालन नहीं होगा तो समझ लीजिए वहां पर अगले पीढ़ी तक कोई नौकरी में आ नहीं पाएंगे। रही पेशा कानून मैनिफेस्टो में था सरकार के, लेकिन आज 3 साल हो गया लगातार बैठक होने के बाद भी, क्योंकि पेशा कानून जब तक लागू नहीं होगा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो 60% प्रदेश में है वहां मौलिक अधिकार जो गांव को मिलना चाहिए, जो ग्राम सभा को मिलना चाहिए, जहां से उन्नत देश और उन्नत सरकार की उम्मीद करते हैं, वो ठगे जा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। हताश है समाज कि कैसे अधिकार हमको मिले। हालांकि पेशा में आदिवासी के साथ साथ वहां निवासरत सभी को अधिकार मिलेगा। वैसे ही सिलगेर घटना के पूर्व जब भी कोई यहां पर इनकाउंटर हुआ तो समाज ने पुरजोर विरोध किया कि बिना जांच किए आरोप मत लगाए कि नक्सली मारा गया, जब बाद में अभी पूरे जांचों में पाया जा रहा है कि सभी मुठभेड़ लगभग फर्जी पाया गया। सिलगेर में तो किसानों को मारा गया, स्वीकार कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से किया गया, लेकिन आज भी उस प्रताड़ित परिवार को कोई मुआवजा या कोई राहत राशि सरकार के द्वारा घोषित नहीं की गई। हमारी मांग यह भी है 600 गांव जो उजड़ गए सल्वाजुडुम में, वो बेचारे लोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश बसे हुए, न उनको वहां ट्राइबल का लाभ मिलता है, न ही वहां वो जन सुविधा मिल पाती है। 600 गांव उजड़ जाना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय न्यूज होना चाहिए, लेकिन आज इस पे न विपक्ष न पक्ष कोई चर्चा करती है। हमारा कोई विशेष रूप से किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हमारा सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बनता है तो पार्टी का नहीं प्रदेश का होता है। आदिवासी इस प्रदेश में 90 लाख के बराबर 32% है। अगर एरिया देखा जाए तो 60% शेड्यूल एरिया है, जहां पर प्रशासन और नियंत्रण विशेष 5वीं अनुसूची के तहत होता है, जिसका निर्णय ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी करता है, जिसका अध्यक्ष शुरू से हम मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जगह कोई न कोई आदिवासी समाज का हो जो अपनी भावना और आदिवासी परंपराओं और उसके तहत वहां निर्णय ले सके और हमको अपना लाभ मिल सके। विनोद जी, एक सवाल में ऐसी 23 पॉइंट जिसमें जैसे मेरा सवाल है कि अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आदिवासियों की कितनी चिंता सरकार करती थी? आदिवासी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, अगर वो ट्राइबल मुख्यमंत्री थे या नहीं, उस समय भी प्रताड़ना का शिकायत आदिवासियों ने किया था। जी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। और 3 साल में अजीत जोगी से लेकर रमन सिंह और भूपेश बघेल तक शिकायतों का, उपेक्षा का जो चौतरफा सिलसिला है वो अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है आदिवासियों का। कुल मिलाकर ये बात निकल कर आती है, चाहे मामला आरक्षण का हो, नक्सलियों के नाम पर एनकाउंटर का हो,
इसके अलावा सलवा जुडूम के 600 गांव की आपने बात की कि उनका अभी पुनर्वास नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो कानून लागू होने की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं हमारे बीजेपी के साथी से, विनोद जी, अनुराग जी, दरअसल जो विनोद जी की दुख है, जो तकलीफ है, वो अभी की नहीं है, लंबे समय से आ रही है। आपकी सरकार भी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब क्या बात है कि आप उनके पक्ष में बहुत खड़े हैं, उन आदिवासियों के पक्ष में आप खड़े जिनके लिए आप 15 साल में कुछ कर नहीं पाए थे। अभी आपकी राय। राघवेंद्र जी, ये कहना तो कतई गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। अब देखिए कि पहुंचविहीन क्षेत्र जहां कभी पगडंडियां हुआ करती थी और घोर नक्सली क्षेत्र हुआ करता था, आज वहां पे सड़कें अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो। चाहे भानु की बात करें, भानु प्रतापपुर से अंतागढ़, अंतागढ़ से कोंडागढ़, अपना सुकमा, कोंटा, बीजापुर तक अगर सड़कों का जाल बिछ गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिछा है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी आदिवासी या छत्तीसगढ़ की आम गरीब जनता को लाभ दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। ये सरकार तो जो आज छत्तीसगढ़िया की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने को तैयार नहीं थे। तो उसमें तात्कालिक बात करें तो इनके बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, दिग्विजय सिंह जी, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने को तैयार नहीं थे। और छत्तीसगढ़ की बिजली से मध्य प्रदेश रोशन होता था। वो देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग जी, इत्तेफाक से मैं उस समय का पत्रकार हूं जब मध्य प्रदेश बट रहा था। सरकार थी दिग्विजय सिंह की, विधानसभा में यह प्रस्ताव आया था और सर्वसम्मति से इसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। तो यह कहना उचित नहीं हुआ कि कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं थी। साहब, यहाँ पे जब सशक्त नेतृत्व विद्याचरण जी और श्यामाचरण जी का नेतृत्व होता था तो वो कहते थे कि छोटे राज्य कभी प्रगति में सहायक नहीं हो सकते। 60 साल तक उस समय कांग्रेस ने शासन किया देश पे, लेकिन वो कभी छोटे राज्य के लिए नहीं सोचे। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी जिन्होंने 3 छोटे छोटे राज्य बनाए, और राज्य बनने के बाद प्रथम 3 वर्ष तो कांग्रेस ने शासन किया और उस समय इनके ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तथाकथित आदिवासी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, जिसपे आज सबसे बड़ा संदेह यही कांग्रेसी जताते हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेसी आदिवासी क्षेत्र में आप देखिए, अगर एक मेडिकल कॉलेज खुला है जब बस्तर में तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुला है। विश्वविद्यालय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुला है। दंतेवाड़ा का जो एजुकेशन हब है, जहां पे 40 से ऊपर स्कूल है और पूरे विश्व में आज पूरे भारत में एक नजीर है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुला है। प्रयास विश्वविद्यालय में आदिवासी क्षेत्र के बच्चे पढ़कर आज IIT, JEE, EEE जैसे सारे विश्व स्तरीय कोर्स कर रहे हैं। अब जब से ये सरकार आई है, लगातार ये कहती है कि हम आदिवासियों के लिए लोहंडागुड़ा की जमीन वापस किए, हम आदिवासियों के वनोपज को खरीद रहे हैं, लेकिन ये सरकार कतई आदिवासियों के लिए मुफीद सरकार है नहीं। आप राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में बात उठी कि आदिवासी क्षेत्रों में 3 साल में 25,000 बच्चों की मौत हुई। इस बात को ये सरकार दबाए बैठी थी और पहले इन्होंने प्रयास किया कि इस मामले को दबा दिया जाए। अनुराग जी, आप मुद्दे की बात पर अपन आ जाएं जल्दी से। जिन मांगों को लेकर विनोद जी का संगठन आंदोलन कर रहा है, बीजेपी ने जो कुछ किया है, मैं पूछ लूंगा विनोद जी, उसकी अगर तस्दीक कर देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीजेपी सरकार ने काम किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जिन मुद्दों को लेकर वो घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव आदिवासी वर्ग के साथ है। हमारे नेता नंद कुमार साय जी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और आदिवासी आंदोलन में वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हक के लिए जहां जैसा जो चाहिए और प्रयास कर रही है। अभी विधानसभा में भी इस बात का प्रश्न उठा था कि आखिर मात्रात्मक त्रुटि जैसी बात है। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जिनको बेवजह बंधक बना के उसे छोड़ेंगे, उस पर क्या हुआ? इन विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लगातार मुखर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर और सरगुजा जैसा क्षेत्र जहां पे लगभग पूरे के पूरे 29 में से 28 विधायक अगर आदिवासी विधायक कांग्रेस के हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार 3 साल से जनता ने तो प्रचंड बहुमत से चुना है, तो आदिवासियों की जो मांग है और जायज मांग उसे तुरंत पूरी करनी चाहिए। ठीक है, इनका दायित्व है। धनंजय जी, बीजेपी की सरकार ने तो सड़कें बनाई, मेडिकल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी बनाई, दंतेवाड़ा में एजुकेशन का हब बनाया। आपके इतने सारे विधायक हैं आदिवासियों के, 28 की संख्या बताई जा रही है। क्या वजह है कि 28 विधायक भी हैं, कांग्रेस भाजपा को हरा के इन्हीं मुद्दों को सरकार में आई है, 3 साल हो गए हैं, उपेक्षा की वजह क्या है?
देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 3 साल में आदिवासी वर्ग के लिए किया है, 15 साल में रमन भाजपा की सरकार ने उस क्षेत्र के बारे में सोचने का भी काम नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे साथ अभी बैठे हुए इस चैनल के डिबेट पर विनोद जी, उन्होंने खुद कहा कि 15 साल में भी आदिवासियों की उन मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते, 22 बिंदुओं की मांग है, लेकिन 15 साल में उस बिंदुओं पर रमन सिंह की सरकार ने कभी विचार नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपके चैनल में विनोद जी ने कहा है, जो इस आंदोलन में शामिल है। दूसरी बात, अनुराग अग्रवाल जी को मैं सुन रहा था, अगर ये आदिवासी वर्ग के लिए काम करते हैं ना राघवेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि धारा प्रवाह बोलते, जिस प्रकार से बोलने में इनको तकलीफ हो रही ना, इसे समझ में आता है कि आदिवासी वर्ग को सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई, बताइए, तकलीफ शुरू हो गई, जवाब दीजिए। आपकी तकलीफ शुरू हो गई ना। आपने कांग्रेस पे इतने आप कांग्रेस पे इतने आरोप लगाए, मैंने सुना, मेरे में क्षमता था, आपको मैंने पहली लाइन बोला, आपकी तकलीफ शुरू हो गई। देखिए राघवेंद्र जी, मैं मान गया, मैंने पहली लाइन बोला, इनकी तकलीफ शुरू हो गई। मैं धारा प्रवाह बोलूंगा, अनुराग जी सुन लेते हैं, मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूँ। अनुराग जी, राघवेंद्र जी, झूठ बोलने की धारा प्रवाह कांग्रेसियों की बोलिए। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगा, जुमला सुनाऊंगा। मैं धनंजय ठाकुर हूँ, जेपी नड्डा हूँ, रमन सिंह हूँ, जो धोखे में छत्तीसगढ़ को रखने की बात करूंगा। मेरा दोनों से आग्रह है कि एक दूसरे को सुन लें और किसी के लीडर की बात ना करें, क्योंकि अगर आप मोदी की बात करेंगे तो वो सोनिया गांधी पर आएंगे। तकलीफ इनको हो रही है जी, चलिए आप अपनी बात करें। नहीं, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। अगर हमारी गलतियां बताइए, हम तो बोल रहे हैं ना, धोखा देने का नरेंद्र मोदी ने किया, रमन सिंह ने धोखा दिया, जेपी नड्डा झूठ बोल रहे हैं, मतलब दावेदारी से कर रहा हूं। आप सह नहीं पाएंगे, प्रवाह बोलूंगा मेरी धारा प्रवाह। अरे बोलिए, मैं सुनने क्षमता रखता हूँ। समय खराब हो रहा है, बोलिए। सुनिए अनुराग जी, जितनी भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी बारे में करती है ना, हमको मालूम है। धनंजय जी, हमको मालूम है, आप हमको मत बताइए सोनिया जी बारे में भाजपा क्या बोलते हैं। ठाकुर साहब, आप हमें ना बताइए कि सोनिया जी बारे में ठाकुर साहब क्या बोलते हैं। ठाकुर साहब अपनी बात करें, आप बच्चों की तरह नहीं कर रहे बात। 5वीं क्लास के बच्चों जैसा मत करिए, अपनी बात पूरी करें। मैं बच्चों की तरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन भी आप एक पत्रकार की तरह बात करिए ना। आप भी एक पत्रकार की तरह बात करिए। मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं, उसमें मुझे आप उदाहरण दे रहे हैं, ये तो आप समझ में आता है। आप किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, आदत है भाई। या तो मुझे बोलने दीजिए। धनंजय जी, मैंने शुरुआत की, तकलीफ तो प्रवक्ता को हुआ है, धनंजय जी को शुरू हो गई। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको हमने बुलाया ना मंच पर, आप सुनिए और अपनी बात पूरी करिए। ना तो आप मोदी पर जाइए, ना आप मोदी पर जाइए, और ना आप मुझे कुछ बताइए। तो मैंने आया हूं और मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। 5वीं क्लास के बच्चों की तरह बातें मत करिए। आप समय बर्बाद करेंगे तो मैं, हमने बुलाया है, अगर आप समय बर्बाद करेंगे, आप सुन लीजिए पहले, तो मैं आया हूं, पहले मुझे सुन लीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए आप, सुनिए राघवेंद्र जी, मुझे सुन लीजिए आप, मुझे सुन लीजिए आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं ना, अरे मेरी बात सुने आप पहले, तो मैं अपनी पक्ष रखने आया हूं। पहले आपको नहीं लगता तो मत बुलाइए आप मुझे। विनोद जी अपनी बात पूरी करें आप। विनोद जी आप बोलिए। राघवेंद्र जी, विषय यहाँ पर राजनीति में चला जाता है। मैं आज भी दोनों पार्टी से, चूंकि यहाँ सरकार जिसकी भी हो, बहुमत आदिवासी विधायक की रहती है। 29 रिजर्व सीटों में 27 में कांग्रेस में विधायक हैं, और टोटल विधायक ट्राइबल के 30 हैं सरकार में, 2 विपक्ष में है। टोटल आज भी हमारे पास 32 विधायक हैं। 32 विधायक से मेरा आग्रह है, मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि लगातार आंदोलन में हमारे साथ साय जी का, पोटई साहब जब बीजेपी में थे तभी परसिमन और 32% के आंदोलन में वो लगातार चलते रहे। कांग्रेस के लोग भी जब बीजेपी समय आंदोलन किए तो पूरे के पूरे विधायक जो आज मंत्री भी हैं वो हमारे साथ चलते रहे। आज ऐसा क्या हो गया कि वो बात को रख नहीं पा रहे हैं। आज जो हम दावा कर रहे हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का, उसमें ट्राइबल अध्यक्ष होना चाहिए। पिछले 10 साल से हमारा दावा रहा है, और शायद बीजेपी ने भी अनसुना किया और कांग्रेस शासन में अनसुना, और 60% एरिया जो शेड्यूल्ड एरिया है उसका प्रशासन नियंत्रण 244(1) के तहत अलग तरीके से हो गया तय है। उसका नीति निर्धारक करने के लिए पूर्णतः एडवाइजरी कमेटी में हम ट्राइबल एक अध्यक्ष की मांग कर रहे थे। शायद इससे एक बात बन जाए, एक संभावना है। लेकिन मेरा आज भी ये आग्रह है दोनों राष्ट्रीय पार्टी से, जो पूर्व सरकार में थे आज में भी है जी। आज यहाँ कोई विकल्प दिखता नहीं कि हम कहीं और जाए। आदिवासी समाज कितना भी लड़ ले, सड़कों में आ जाए, पैदल चल जाए, एक सहानुभूति या भावनात्मक रिश्ता आज तक दिखता नहीं है। विकास के आंकड़े अगर कांग्रेस गिनाएगी तो वो, मैं नकार नहीं रहा हूं उसको, हो सकता है अपनी जगह पे सही हो, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है जिनको आज आगे बढ़ने की जरूरत है,
जिनकी जीवन शैली आज में बदलाव नहीं आ पाया है, बिल्कुल। उस पे दोनों राष्ट्रीय पार्टी को, दोनों दलों को सोचना चाहिए कि देश प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या जिसमें पढ़े लिखे, अगर मैं बात करूं विकास की, तो राज्यसभा से लेकर लोकसभा विधानसभा में हर बार हर बजट में आदिवासियों की विकास की बात होती है। बस आजादी के कुछ दशक पहले जाइए, यहाँ पर मध्य भारत में 252 रियासत आदिवासियों का था, आज वो कहाँ है कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल, मैं हम पूछता हूं, गरीब नहीं रहे हैं जी। अगर संसाधन की बात करें, लोहा, कोयला, वनोपज, टीन आज भी शेड्यूल एरिया से निकलता है, उसके रॉयल्टी काउंट कर ले, बिल्कुल शायद हम विनोद जी, विकास आपकी में बात वाजिब है। अन्य मैं समाज पूछता या हूं अन्य लोगों से अनुराग जी आगे से पूछता हूं चले मैं, अनुराग जी, आदिवासी समाज बहुत हताशा में है और जो दोनों पार्टियां हैं उनसे बड़ी अपेक्षा है उनको, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही पार्टी ने उनको निराश किया, ऐसा विनोद जी का कहना है। उनकी रियासतें थी, इसके बाद उनकी संख्या बल बहुत ज़्यादा है, सरकारें उनकी वजह से बनती है, लेकिन सरकार में जो पार्टी आती है वो उनकी उपेक्षा करती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके लिए दोनों बराबर हैं। आपका जो व्यवहार है सत्ता में आने के बाद बदल जाता है, सत्ता में जब नहीं होते हो तो आप उनके साथ खड़े होते हैं। ये दो तरह की पॉलिसी क्यों? बहुत संक्षेप में, समय की बहुत कमी है। अनुराग जी, 2-4 वाक्यों में आप बात पूरी करें। बहुत सामान्य सी बात है। बस्तर नरेश कमल चंद्र भंजदेव की हत्या किन्होंने की ये दुनिया जानता है। और जहां तक आदिवासियों की समस्याओं की बात है, जब से हमारी सरकार बनी हम लगातार प्रयास करते रहे कि आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र का विकास हो। जो मैंने पूर्व में आपको विकास के कारण गिनाए, 2-3 समस्याएं आदिवासियों की रही, जिसमें मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समाज को आरक्षण न मिलना। तो नागवंशी समाज, विनोद जी बैठे हुए, नागवंशी समाज से और सावरा समाज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन समाज के इन मात्रात्मक त्रुटियों को देखकर उन्हें आरक्षण में शामिल किया गया है। अन्य विषयों पे अगर लेके बात करें तो आदिवासी क्षेत्र में अगर जो विकास के रास्ते पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पहुंचे, अन्यथा वहां जाना भी मुश्किल था। और बड़ी बात कह रहे हैं नागवंशी जी कि 30 विधायक कांग्रेस के हैं आदिवासी क्षेत्र के, फिर आदिवासी, उसके बाद भी अगर उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे तो लगता है जितनी मांग ये हमसे कर रहे हैं उतनी ही मांग अपने आदिवासी भाइयों से भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी विधायकों को इनकी बात को लेकर सरकार से चर्चा करनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इनकी बात का समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, समय की तंगी है, आप मुद्दों पर बात करेंगे तो आपकी बात सारी आ जाएगी। जो विधायक, ठीक है, नमस्कार, 28-30 विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासियों से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। क्या वजह है कि आदिवासियों ने कांग्रेस को समर्थन भी दिया भरपूर, इसके बाद भी उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है और सड़क पर उतरने के बाद कोई उनसे पूछने भी नहीं आ रहा है? ये उपेक्षा और ये जो मामला अनदेखी का है वो क्यों हो रहा है? जी, समय बाकी है, बोल पाऊं? जी बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा किसी वर्ग का काम हुआ तो आदिवासी वर्ग का है। अगर 52 वनों से आज 61 उपज की खरीदी करी तो भूपेश बघेल जी की सरकार करी। रमन सरकार के दौरान 5 उपज की खरीदी होती थी। अगर आदिवासी वर्ग की जमीन को लौटाने किसी ने काम किया तो भूपेश बघेल जी सरकार ने किया। बस्तर विकास प्राधिकरण, मध्य विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण का कोई निर्माण किया तो भूपेश बघेल सरकार ने किया। जो 15 साल तक रमन सिंह कुंडली मार के बैठे थे विकास प्राधिकरण बन के, और बस्तर के आदिवासी और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। अगर बस्तर में अगर स्थानीय स्तर पर वहां के युवाओं की नौकरी की बात हो रही है तो भूपेश बघेल सरकार ने किया है। एनएमडीसी, जिस पर स्थानीय स्तर भर्ती की प्रक्रिया शुरू किसने किया? भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और आपको बता देना चाहता हूं राघवेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से, पेशा कानून 15 साल में उसमें कोई काम नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने पेशा कानून बनाया है, उसमें सभी समाजों से, आदिवासी समाज है उनसे सलाह से एक मजबूत पेशा कानून बनाने का काम किया है। आदिवासी वर्ग के हक अधिकार की बात हमारी सरकार करती है। नौकरी में जो जिस प्रकार से विनोद जी ने कहा कि नौकरी पर आरक्षण की बात है, मामला न्यायालय में है और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी सरकार ने डाटा को प्रस्तुत करने का काम किया। ये हमारी सरकार की आदिवासी वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वो रमन सरकार जो निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद किया नक्सली बताकर, वो रमन सरकार जिसके शासनकाल में एटा मेस्टर जैसे कांड हुए हैं जिसमें निर्दोष आदिवासियों को गोली मारे गए, वो रमन सरकार जिसमें सारकेगुड़ा कांड हुआ, पेद्दागुरु कांड हुआ, मीना खलको आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। और यही जिस देख रहे थे स्वराज समाज के आंदोलन में नंद कुमार साय जी बैठ के जो बाइट दे रहे थे, जब घटनाएं हुई तब ये सरकार में थे हिस्सेदार, इस सरकार के प्रतिनिधित्व करते थे। आज
सत्ता गई है तो संघियों की जो चरित्र जो होता है उसका पालन नंद कुमार साय जी कर रहे हैं। अगर आदिवासियों की चिंता उनकी होती तो भारतीय जनता पार्टी में रामविचार नेताम जी है, नंद कुमार साय जी है, राम कंवर जी है, क्यों 15 साल तक उनकी बातों को नहीं माना गया? क्यों नहीं बनाया गया बस्तर विकास प्राधिकरण? क्यों नहीं बनाया गया मध्य विकास प्राधिकरण? इस तीनों विकास प्राधिकरण में उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह कुंडली मार के बैठते थे। हमारी सरकार लगातार आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रही है और हमेशा करेगी, और आदिवासी वर्ग मांग रहे ना, उन पर भी हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। जी, अंतिम टिप्पणी विनोद जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, बहुत संक्षेप में क्या आप संतुष्ट हैं अनुराग जी से और धनंजय जी से? चलिए, मैंने अभी भी कहा बस ये जवाब चाहिए था, हाँ और ना में आपने कहा कि नहीं है। समय चूंकि हम अपनी समय सीमा से 2 मिनट आगे चले गए हैं और अभी ये आंदोलन चलेगा। कल परसों में हम दोबारा बात करेंगे, धनंजय जी को बुलाएंगे, अनुराग जी को बुलाएंगे और विनोद जी आपसे भी बात करेंगे। चूंकि समय की सीमा को हम पार कर गए। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, अनुराग जी आपका भी, विनोद जी आपका भी और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ आदिवासियों का राज्य है और इस समय छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दुख की बात यह कि जब बीजेपी सरकार थी तब भी उपेक्षित थे, जब कांग्रेस की सरकार आई है उनके 28 विधायक हैं तब भी वे उपेक्षित हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।